Let's start. See, now you know what? If we talk about introduction, na, so basically what is introduction? So introduction sometime क्या है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है। तो जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम है, और जो कंक्लूजन होता है ना, वो बेसिकली क्या है, एक सल्यूशन है ना। क्या कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इंट्रोडक्शन में ही सल्यूशन लिख के चले जाते हैं, तो फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। तो जो मतलब क्या है ना कि इंट्रोडक्शन एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है और कंक्लूजन, और जो है ना हम सल्यूशन में एंड करते हैं कंक्लूजन में। तो ये होता है उसका ऑर्डर्स। सेकंड थिंग, इंट्रोडक्शन क्या है, बताता है कि व्हाट इज़, और कंक्लूजन बताता है व्हाट आर टू बी। लाइक तुम पढ़े होंगे ना, तो वो है क्या होना चाहिए, ये होता है कंक्लूजन। और क्या प्रेजेंट में है, रियलिस्टिक रियल सिचुएशन, ये होता है इंट्रोडक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग, इंट्रोडक्शन जनरली अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन्स, और अगर 15 मार्कर क्वेश्चन है तो 4 to 5 लाइन्स। तो ये जनरली इंट्रोडक्शन होता है। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंट इन इंडिया। आप बताइए इसमें क्या लिखते, इंट्रोडक्शन दिया, मान लीजिए आपको लिखना होता तो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की डेफिनेशन। देखिए, आप जानते क्या है, 95% पीपल जो है ना, इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल लिखेंगे लाइक यू। देन जो 14,000 लोग मेंस लिख रहे हैं, तो उसमें 3,000 में कैसे आएंगे आप? आपको 3,000 में आना है ना। तो देखिए, तो ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना, ये बहुत समय से चल रहा है, लेकिन इसको मोमेंटम कब मिला है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, यस, गुड। तो ऐसा लिखिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ना, ये डिफिनेशन है। फिर लिखिए कि इट हैज़ गॉट मोमेंटम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। आप जो है ना, ये यहाँ पे आपको थोड़ा एज मिलेगा, तो इसे बोलते हैं कंसेप्ट प्लस कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट है, ये आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट। सेकंड जानते क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर। अभी क्या है कि सिटीजन चार्टर बहुत लोगों को नहीं पता है। मान लीजिए बहुत लोगों को सिटीजन नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे सिटीजन चार्टर को डिफाइन करना क्या होगा, सही होगा। देखिए, जब कभी भी कोई न्यू कीवर्ड हो ना, देखिए जब कभी भी कोई न्यू कीवर्ड हो ना, तो उस कीवर्ड को जो है ना हमेशा डिफाइन करने का ट्राई कीजिए ऑलवेज। जैसे यहाँ पे सिटीजन चार्टर है, अब सिटीजन चार्टर को क्या है ना कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। लेकिन जो बहुत नॉर्मल वर्ड आ गया ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अब यूपीएससी इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि आपको ये चीज़ पता ही होगी। अब वहाँ भी आप डिफिनेशन लिख के आ रहे हैं, तो इसको जानते क्या बोलते हैं कि चलो काम चलाओ लिख दिया हूँ, फिर आई थिंक आई तो फिर देखिए मुश्किल है। तो ये है बेसिकली, तो इसे बोलते हैं की बेस्ड डिफिनेशंस। तो ये क्यों हो गया। फिर जानते क्या है, डाटा जो आप बोल रहे थे, डेटा होता है ना, जनरली वो इकोनॉमिक की क्वेश्चन में अप्लाई होता है। इसमें है ना, फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडियन लेबर फोर्स है, मान लीजिए आ गया। तो ये बताइए, यहाँ पे आप किसका डिफिनेशन लिखेंगे, लेबर फोर्स का। अगर लिखेंगे ना, स्टेटस पूछा है तो हाँ, सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे डिफरेंशियल लिखेंगे ना, जानते क्या होगा, ये फुलिशनेस होगा। क्योंकि ये सबको पता है लेबर फोर्स क्या होता है। तो क्या है ना कि यहाँ पे आपको डाटा पता ही होना चाहिए। हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, इसी तो पढ़ते हैं। तो यहाँ ना जैसे आप PLFS सर्विस के अकॉर्डिंग जो है ना, 37% जो है ना इंडिया में केवल लेबर फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया पॉवर्टी पे, हंगर पे, तो इन क्वेश्चन में डाटा लिखना जरूरी हो जाता है। लोग क्या करते हैं ना, पॉवर्टी को डिफाइन करके चले जाते हैं। अरे भाई, पॉवर्टी सबको पता है, आप आइस बनने जा रहे हैं, तो मतलब बता रहा हूँ कहाँ पे दूसरे कंट्री से आप एज ले सकते हैं, आपको बता रहा हूँ मैं।
फोर्थ टाइप है हिस्टोरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आ गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। अब लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी के डिफरेंशियल लिख के आएंगे। We can also mention the committee, कुछ कमेटी fundamental duties. स्वर्ण सिंह कमेटी है या। तो देखिए अब यहाँ पे लोग क्या है ना फंडामेंटल ड्यूटी के लोग डिफरेंशियल लिख के आएंगे, जबकि वो क्या है भाई, वो जब वो सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो एग्जामिनर तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी पता ही होगा। और वहाँ पे आप डिफरेंशियल लिखे, आप लिखिए कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना 51A आर्टिकल में है ना, और 42nd अमेंडमेंट इसको ऐड किया गया है अंडर द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा उसका बैकग्राउंड होगा, जिसे बोलते हैं बैकग्राउंड डिस्कशन। नेक्स्ट हो गया क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखिए मतलब कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है इलेक्शन को फ्री बनाने में या फेयर बनाने में, ये बताइए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्शन कमीशन को डिफाइन करेंगे। ये बताइए इतनी सारी बॉडी है तो दूसरे बॉडी के बारे में एग्जामिनर ने नहीं पूछा, उसने किसके बारे में पूछा, Election commission. यानी 100% कुछ न कुछ न्यूज़ में रहा होगा इसके बारे में। तो इसलिए कहते हैं कभी कभी कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो अब देखिए इसमें लिखिए, अब पता है कि अभी जो इलेक्शन हुआ था ना स्टेट में, किसी स्टेट में, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ना किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो आप वहाँ पे ऐसा ले सकते हैं कि जो है ना कि जो भी रिसेंट में जो डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है ना इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो इससे जो है ना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी जो है ना क्वेश्चन में आ गई है। जो कहते क्या है वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। ये क्या हो गया, करेंट इवेंट। फिर इसे हो गया जजमेंट, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय राइट टू प्राइवेसी। इसमें क्या लिखेंगे बताइए, डिफाइन कर देंगे राइट टू प्राइवेसी को। How it came, like evolution. तो कैसे आया बताइए। Case Swami. यस यानी क्या है, देखिए राइट टू प्राइवेसी को आप डिफाइन कर सकते हैं, पर इट विल बी द लीस्ट रिकमेंडेड। आप जो है ना चाहिए पहले कि के एस पुट्टास्वामी केस 2017 सुप्रीम कोर्ट जो है ना राइट टू प्राइवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट बोला है अंडर आर्टिकल 21. तो ऐसे जो है ना आप इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इन इंडिया। अब बताइए इसका क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन कि अर्बन मोबिलिटी के क्या चैलेंज है इम्प्लीमेंट करने में। और जहाँ सोचे ना तो क्वेश्चन छोटा, इसलिए आपको प्री प्लान करके जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो है ना ये खुद जो है ना रिसर्च करके अपनी 2 साल की एक्सपीरियंस कॉपी चेक करके ये सब बनाया है मैंने। देखिए क्या है, अर्बन मोबिलिटी को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स इन अर्बन स्पेस। मैंने कहा है आप इसमें ये भी लिख दीजिए कि अर्बन मोबिलिटी से कौन कौन से कीवर्ड एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल रैपिड अर्बनाइजेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस। Urban sprawl. हाँ यस गुड। तो ये जो है ना अब उसको ये लगेगा कि आदमी को जो है ना उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी पता है। केवल फेक देखिए अर्बन स्पेस तो जो है ना हर कोई लिख के चला गया, समझ रहे हैं ना। तो ये है लास्ट यहाँ क्या है, कॉज इफेक्ट सेटिंग। इसमें ये आ गया व्हाई आर फॉरेस्ट फॉर इंक्रीजिंग इन इंडिया। और इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, फॉरेस्ट फॉर इंडिया में क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। Climate change, global warming. ये तो बॉडी पार्ट का काम है कि फॉरेस्ट फॉर इंक्रीज हो रहे हैं। इंट्रोडक्शन एक चीज़ और गुड पॉइंट, एक चीज़ मैंने आपको तो भूल गया, जो चीज़ आपको बॉडी पार्ट में लिखना है ना, नेवर राइट दोज थिंग्स इन इंट्रोडक्शन। डू यू नो व्हाई, बिकॉज Repetition. रिपीटिशन होगा तो उससे क्या है ना कि पॉइंट का रिडंडेंसी होगा और वहाँ पे मार्क्स जो है ना कट होगा। क्योंकि मैं खुद कर देता हूँ मार्क्स, कॉपी चेक करता हूँ, जहाँ पे पॉइंट रिपीट हुआ मार्क्स कटना तय है। अभी दिखाता हूँ आपको आंसर में कि कैसे मार्क्स काटता है। तो ध्यान रखिए, तो खुद पूछा है कि कॉज क्या है, आप कॉज इंट्रोडक्शन में नहीं ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट फायर को डिफाइन करेंगे, नो ये भी नहीं। जानते क्या लिखेंगे कि जो फॉरेस्ट फायर ये क्या पूछ रहा है, Reason of. रीजन पूछ रहा है क्यों बढ़ रहे हैं ना। तो आप ही लिख दीजिए कि
फॉरेस्ट फायर से इम्पैक्ट क्या होता है? तो ये कि जो फॉरेस्ट फायर जो है ना केवल लॉस करता है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, बट हमारे लाइवलीहुड को भी इम्पैक्ट करता है। फिर कोई करंट का एग्जाम्पल ले दीजिए, जैसे अमेजोन बुश फायर हुआ था ऐसे, तो पूछा है रीजन, मैं लिख रहा हूँ इम्पैक्ट, तो इससे कहना मैं बच जाऊँगा पॉइंट के रिपीटेशन से। ये अच्छा तरीका है, इसे बोलते हैं कॉज इफेक्ट सेटिंग करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड येट फेसेज हंगर। एक्सप्लेन। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे? ये बताइए, ये क्वेश्चन आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है ना कि इंडिया के पास फूड तो है फिर भी हंगरनेस है। तो इसमें जो है ना आप जो है ना पैराडॉक्स स्टाइल फॉलो कीजिए कि इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। डिस्पाइट दिस, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया रैंक्स इज 111 रैंक। तो ये जो पैराडॉक्स मतलब कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि एक तरफ फूड बहुत ज़्यादा है और एक तरफ हंगर बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है चीज़ों को। इसे बोलते हैं आयरनी बेस्ड। तो जो है ना ये देखिए कितने क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में? 20। अगर हर 20 क्वेश्चन में आप डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, मार्क्स कट जाएंगे। ये जो बता रहा हूँ आपको है ना, मैं 20 तक बताऊँगा आपको। तो इससे देखना जो है ना आपको कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आप इससे प्रैक्टिस करना बाद में इन सब क्वेश्चन को उठा करके। ये हो गया। थर्ड है एनालॉजी बेस्ड। टेल मी व्हाट इज एनालॉजी? कंपैरिजन। या गुड। सी जिसमें वाला ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी? ठीक ना, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में ई गवर्नेंस का क्या सिग्निफिकेंस है? अब जानते क्या लोग क्या करेंगे यहाँ पे ई गवर्नेंस को, लेकिन ये 14,000 लोग करेंगे, तो फिर आप 3,000 में कैसे जाएंगे? मतलब जैसे कि वो 60 साल के प्रोफेसर होते हैं जो चेक करते हैं कापी, तो भाई वो इतनी कापी चेक कर चुके हैं ना कि उनको कुछ इनोवेशन चाहिए। आप वही चीज़ लिखेंगे ई गवर्नेंस क्या है, सबको पता है भाई गवर्नेंस क्या है। ना क्या लिखिए, क्या कि जैसे ही मशीन ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने इंडस्ट्री को बढ़ाया है, वैसे ही ई गवर्नेंस जो है ना हमारे गवर्नेंस को बढ़ाएगा। इसे बोलते कंपेयर कर देना है, ये है। इससे आपके इंट्रोडक्शन तो उससे पता ये चलेगा कि आदमी के पास डाइवर्सिटी है और यूपीएससी ऑलवेज लाइक डाइवर्सिटी। प्रॉब्लम सोल्यूशन सेटअप, जैसे मान लीजिए आ गया एन्यूमरेट द चैलेंजेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। अब बताइए चैलेंज पूछ रहा है, अब इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? अब डिजास्टर मैनेजमेंट को डिफाइन तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो बेग होगा वो डिफाइन करना, तो क्या लिखेंगे? आप ही लिखिए। तो ये डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कोई बॉडी है अच्छी, एनडीएम। तो लिखिए कि डिस्पाइट वेरियस इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लाइक एनडीएमए, साइक्लोन वार्निंग एंड एवरीथिंग, इंडिया ऑलवेज फेसेज डिजास्टर मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन, लैंडस्लाइड, केरला में आता है। तो ये सब जो है ना एग्जाम्पल ले सकते हैं। इससे क्या हो गया कि वो पूछा है प्रॉब्लम और मैं जो है ना उसको दे रहा हूँ कि ये एफर्ट्स लेके सोल्यूशन। ये तरीका होता है बेसिकली। नेक्स्ट है इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ मनरेगा इन एड्रेसिंग रूरल पॉवर्टी। और इसमें क्या लिखेंगे बताइए? मनरेगा के बारे में लिख सकते हैं। क्या है लिखिए? इट्स अ काइंड ऑफ 100 डे तो नहीं लिखेंगे। गुड, ओके। नहीं देखिए मनरेगा जो है ना 2005 में आया था एंड इट प्रोवाइड्स 100 days एम्प्लॉयमेंट, राइट, एनुअली बेसिकली, राइट। बस सिंपल से दीजिए। तो जानते क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टिव वर्ड। जनरल हो जाएगा ना? नहीं जनरल हो जाएगा, पर देखिए ना कि सबको 2005 थोड़ी पता होगा। सबको पता होगा 100 days, जैसे आपने जो बताया है, लेकिन 2005 भी मैंने ऐड किया। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी स्कीम है ना उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए कि ये स्कीम कब आई। जैसे मेक इन इंडिया कब आई? 2011। मेक इन इंडिया मोदी ने लाया है 2015। तो क्या है ना कि जो बड़ी बड़ी स्कीम है जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये क्या है ना आप इसके बारे में पता होना चाहिए। ये प्लेन से भी काम आएगा और मेन से भी काम आएगा, इससे आपको डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनेरियो सेटिंग। इस मान लीजिए आ गया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन इन डाटा प्रोटेक्शन इन डिजिटल एज। अब इसमें क्या लिखेंगे बताइए? ना कोई डाटा पता है मान लीजिए हमको एग्जाम वाले में, और ना कुछ पता, क्या लिखिए बताइए? आप जो है ना सिनेरियो क्रिएट कीजिए कि इमेजिन यू हैव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, राइट, एंड इफ इट इज नॉट प्रोटेक्टेड देन इन दिस डिजिटल एज you are
यू आर थ्रेट टू पब्लिक प्राइवेसी। ऐसा मतलब कि आप कुछ नहीं क्लिक कर दीजिए, जैसे लिखा है इमेजिन योर पर्सनल मेडिकल है बीइंग मिसयूज्ड विदाउट कंसेंट इंटूरियर डिजिटल एज सच रिस्क इंस्टेड अलोंग डाटा प्रोटेक्शन। मतलब इसलिए हमको डाटा प्रोटेक्शन की जरूरत है। मतलब मैं बता रहा हूँ क्यों जरूरत है हमें, वाई भी नहीं है, मैं ये लिख रहा हूँ, ये पूछा है इंपॉर्टेंस, मैं लिख रहा हूँ क्यों जरूरत है मेरे को, ये है। फिर जानते हैं फिर आता है स्ट्रक्चरल इंट्रोडक्शन। इसमें ये आ गया कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। प्रेसिडेंट का आर्टिकल बताइए। आर्टिकल बताइए कौन सा आर्टिकल है? 53 52 52 है। ओके, आर्टिकल लेंथ क्या है पर ये 95% लोग लिखेंगे। चलिए देखिए जो प्रिलिम्स निकाल के We जाएगा। can say president is a nominal. या गुड, ये इज्जत चाहते इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंट्रोडक्शन। लिखिए जो प्रेसिडेंट जो है ना, But the personality of president, the person who holds the post of president also makes significance. या देखिए आप ऐसा तो लिखिए ना कि इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट अंडर हुच देयर आर टू हेड्स, रियल हेड एंड नॉमिनल हेड, एंड प्रेजेंट इन नॉमिनल हेड एंड हु इज आल्सो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा The personality of the person who holds the post also holds value. या हाँ Because there constitutional have been morality active president and passive president. या गुड यू कैन राइट। तो ये मतलब क्या थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हमेशा ट्राई कीजिए कि मेरा आंसर कैसे दोस्तों से देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एज है। जब आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप दूसरे को पीछे नहीं करेंगे। बात सिंपल सी है, क्योंकि 10-12 नहीं है कि आप इतने मार्क्स ला लीजिए टॉप कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको दूसरे को पीछे करना पड़ेगा, आपको दूसरों से कुछ अलग करना पड़ेगा। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कैक पे कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ कैक, इसमें क्या लिखेंगे? It is the guardian of the purse of पब्लिक पर्स, Public. गजन ऑफ पब्लिक पर्सन इंडिया, लेकिन सब लिखेंगे। तो ये आर्टिकल क्या है कैक का? I need to revise what one what अब सी यहीं पे जो है ना एज ले लेगा दूसरा कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको आर्टिकल नहीं पता है और वहीं पे आर्टिकल लेके चला आएगा कि ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड अंडर मेंशन अंडर द कंस्टिट्यूशन ऑफ अंडर आर्टिकल 148 में है। तो क्या है ना कि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना उसका आर्टिकल भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट स्कीम का भाई उसको भी याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम है इंट्रोडक्शन में। ऐसे में आपको बताऊंगा कंक्लूजन किसी दिन। ऐसे भी बॉडी पार्ट देखना, आपका जो आंसर राइटिंग जो है ना पूरा है ना आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। आप फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे ना 2026 में? नहीं है, फ्री नहीं हुआ। अच्छा ये वाला दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट में जो है ना आप सीधे लास्ट तक पहुँचेंगे। बस ये कि जो है ना जो बता रहा है ना उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। ये अच्छा है मेरा मेथड, वन ऑफ द टेक्निक। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ गया कि व्हाट आर द सी, हमारे कुछ नहीं आ गया कि 1857 revolt has been crushed down by the British, but it still holds the importance. हमारे इसमें लिखना है इंट्रोडक्शन से क्या लिखेंगे? 1857 was a watershed moment post this in the history of India, and it बर्ड तो अच्छा despite it not being successful in one sense, but in the long term it gave inspiration to later nationalists. So don't you think it is conclusion? Yeah. यही बोला था ना कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा यहाँ पे वहाँ पे क्या लिखेंगे। तो हालांकि मैं कंक्लूजन बताऊंगा, लेकिन देखिए कोई बात नहीं लिखा है आप ही, मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन क्या करना चाहिए। मैं ऐसा लिखता हूँ ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि जब मैं खुद लिखा था ना मैंने उसको बता, देखिए मैं ऐसा लिखा था कि देयर वर वेरियस रिवोल्ट एंड मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे मोपिला रिवोल्ट है ना, एंड बहुत सारे हैं ना, जैसे वो इंडिगो रिवोल्ट, बहुत सारे रिवोल्ट हुआ। उनमें से एक इम्पोर्टेंट रिवोल्ट था 1857 रिवोल्ट है, राइट, व्हिच कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वाटरशेड रिवोल्ट इन इंडिया। ऐसा तो मतलब उसे ये लगेगा कि इस आदमी को 1857 के रिवोल्ट के अलावा कुछ और भी पता है और वहाँ से लिंक कर रहा है कि और भी मूवमेंट थे, उनमें से एक ही इम्पोर्टेंट है।
इसे बोलते हैं वन ऑफ द वेरियस मेथड, मतलब वेरियस में से एक मेथड को हमने पिकअप किया है, इसे बोलते हैं वन ऑफ द मेथड। नेक्स्ट है इन इम्पोर्टेंस, किसी का इम्पोर्टेंस लिख दीजिए। जैसे ऐसा आ गया कि इन दिस डिजिटल एज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो आप देखिए जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ना, Information is the currency of the current age. या फिर इंफॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल। हाँ भाई, इसके बिना तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। हमें फेक न्यूज़ के चलते जो हमको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये समझ सकते हैं। और फिर जानते क्या है लास्ट क्वेश्चन, स्पेशली जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया इंटीग्रिटी पे आ गया, इंटीग्रिटी पे है ना, आप इथिक्स पढ़ चुके हैं ना। हाँ, वो तो अब जानते क्या है, अब इंटीग्रिटी को डिफाइन तो सभी करेंगे, लेकिन अब जानते क्या है, कोड लिख दीजिए कि इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। ऐसे मान लीजिए अब बताता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही आ गया इस पर क्या बोलते हैं, मान लीजिए इस पर क्या बोलते हैं, मुझे भूल रहा है, अरे इसी पर आ गया, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी। तो आप लिख दीजिए ना, उसने जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि There are no rights. या इसी से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए लोग क्या राइट्स और ड्यूटी को डिफाइन करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो जो 20 है ना, मैंने आपको 18-19 बताया है, ये जो 20 टाइम में 20 तक की इंट्रोडक्शन। अब देख रहे हैं ना, इससे क्या है ना कि आपके आंसर में जो है ना एक नया क्या आएगा, एज आएगा। अब क्या है कि मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, उसका इंट्रोडक्शन बनाइएगा, केवल इंट्रोडक्शन बनाइएगा। लिखिए ऐसे दे रहा हूँ,